नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। लेकिन खबरदार में आज सबसे पहले बेहद गंभीर खबर। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में हुए उस नक्सली हमले के बाद जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें गृह मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी शामिल थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हुए हमले के बाद पूरे देश का सवाल अब यह है कि नक्सल आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई कब होगी, कब इस आतंक का हर तरह से सफाया किया जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यह मान लिया गया कि नक्सल आतंकवाद की कमर टूट चुकी है, लेकिन नक्सल आतंक पर आंख बंद करके बैठा बिल्कुल नहीं जा सकता। पिछले साल भी छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा हमला हुआ था और इस साल भी ऐसा ही हुआ। इन हमलों से नक्सली बार बार हमारे देश को चुनौती देते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को यानी कि आज यह नक्सली हमला कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। ये बड़ी लड़ाई है नक्सल आतंक से, क्योंकि साल कोई भी हो, रणनीति कोई भी हो, सुरक्षा बल भले ही कितने भी हों, नक्सली हर साल चुनौती दे रहे हैं और बड़े हमले कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में फिर नक्सलियों ने वही किया जिसका खतरा एंटी नक्सल ऑपरेशन में हर साल इस इलाके में रहता है। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए गए करीब 800 सुरक्षा बलों को नक्सलियों ने शनिवार को घेर लिया। नक्सलियों ने 3 तरफ से घात लगाकर हमला किया, जिससे इस नक्सली हमले में सुरक्षा बल फंस गए। इस हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान समेत सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए। लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजापुर सुकमा का बॉर्डर घने जंगल और पहाड़ियों से घिरा टेकमगुड़ा का इलाका। नक्सली हमले के इस ग्राउंड जीरो तक आज तक की टीम पहुंची तो सामने ये हाल था, जिसे देखकर कोई भी काम जाए। 2 किलोमीटर के इलाके में शहीद जवानों के शव जगह जगह पड़े थे। तब तक वहां पर कोई रेस्क्यू टीम भी नहीं पहुंच पाई थी। जो मुठभेड़ तो कल बटालियन नंबर क्रमांक 1 के साथ प्रमुख रूप से हुआ है और इसमें हमेशा जो बटालियन नंबर 1 का उपस्थिति इन क्षेत्र में, तो उसी के सूचना के आधार पर हम गए थे। बहादुर की जो बराबर की लड़ाई हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जवान इसमें लड़ते लड़ते कई लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन हम लोग इस अभियान में एक कॉन्शियस डिसीजन थे। तब तक हम इस क्षेत्र में जाकर जो नक्सल का जो फॉर्मेशन है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे थे, फिर हम ये अभियान में आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसी लक्ष्य के साथ, इसी प्लानिंग के साथ हम लोग गए थे। लड़ाई भी बहादुरी से लड़ी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नुकसान हुआ, लेकिन पीछे नहीं हटे था। आने वाले समय में भी इन इलाके में कोर क्षेत्र में हम पुनः जाएगा और उनके खिलाफ और बहादुरी से काम करेगा। हाल ये था कि शहीद जवानों के शव लोकेट करने और उन्हें हमले की जगह से लाने में ही घंटों लग गए। 2 शव कल हमले के बाद मिले, 20 शव आज मिले। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन ये हमारे जवानों की बहादुरी है कि नक्सलियों के गढ़ में जाकर उनके घात में फंसकर भी आखिरी दम तक लड़े। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर यह नक्सली कमांडर मांडवी हिडमा का गढ़ है, जिसकी तलाश में ही सुरक्षा बल गए थे। लेकिन हिडमा की बटालियन को इसकी जानकारी मिल गई थी। उसके पास मशीन गने, रॉकेट लॉन्चर और दूसरे हथियार थे और सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमले के लिए करीब 400 नक्सली तैयार थे। नक्सलियों को भी इस हमले में बड़ा नुकसान हुआ है। 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में नक्सली अपने लोगों की लाशें लेकर गए। सुरक्षा बलों के जवाबी हमले में करीब 10 से 12 नक्सली मारे गए। लेकिन यही काफी नहीं है। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की जरूरत है। देश ने अपने 22 जवानों को फिर से खोया है। इस बड़े हमले के बाद गृह मंत्री असम में चुनाव प्रचार को बीच में छोड़कर तुरंत दिल्ली लौटे हैं।
उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम से बात भी की है। दोनों ओर का नुकसान हुआ है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ और मक्कमता के साथ और तीव्रता के साथ इन नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी और हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे। अमित शाह जी का फोन आया था अभी सुबह और इस मामले में बातचीत की और उन्होंने कहा जो सीआरपीएफ के डीजी है उसको भेज रहे हैं, वो पहुंच जाएंगे और फिर आगे की जो प्लानिंग है उसमें लगेंगे। तो ये संयुक्त रूप से ये अभियान चल रहा है। लोकल हमारी जो डीआरजी है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, दोनों का संयुक्त अभियान था। सर्चिंग में निकले हुए थे और इसमें ये घटना हुई। नक्सल आतंक पर अब बड़ा एक्शन जरूरी है, क्योंकि जब आपको ये लग रहा था कि सुरक्षा बलों की रणनीति के सामने नक्सल आतंक कमजोर पड़ रहा है, तो नक्सली कोई न कोई बड़ा हमला करके देश को चुनौती देते हैं। बीजापुर सुकमा हमले में नक्सलियों ने यही किया। आज तक ब्यूरो। इस नक्सली हमले के बाद सवाल इस एनकाउंटर की प्लानिंग पर भी उठे, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास पहले से जानकारी थी कि इस इलाके में नक्सली छिपे हुए हैं और नक्सली कमांडर हिडमा की तलाश में ही सुरक्षा बल यहां पर गए थे। लेकिन नक्सलियों ने घात लगाकर उल्टे सुरक्षा बलों पर ही हमला कर दिया। सुरक्षा बलों के जवान की संख्या भी काफी कम थी, फिर भी ये चूक हुई। क्या नक्सली कमांडर हिडमा की जानकारी नक्सलियों का एक ट्रैप था? इस हमले के बाद उठे इस सवाल पर और इस हमले की इनसाइड स्टोरी आइए हम आपको बताते हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में कहां चूक हो गई, जो इतना बड़ा हमला फिर हुआ और 22 जवानों की जान चली गई। बीजापुर सुकमा नक्सली हमले से यह बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि सुरक्षा बलों की संख्या भी कम नहीं थी और नक्सलियों के बारे में पहले से खुफिया जानकारी भी थी। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में नक्सली इकट्ठा हैं। पिछले 10 दिन से यहीं पर नक्सली कमांडर हिडमा की मूवमेंट की भी जानकारी मिली थी। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ शुक्रवार को एंटी नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर बटालियन, एसटीएफ, डीआरजी के ट्रेंड जवान थे। 5 जगहों से करीब 2000 जवानों की फोर्स को लेकर इस ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बल गए थे। लेकिन नक्सली भी 400 की संख्या में घात लगाकर सुरक्षा बलों का इंतजार कर रहे थे। देखिए, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर भी है, ऑपरेशनल फेलियर भी है, दोनों ही बातें हैं। और ये लोग अपना ऑपरेशंस के बाद लौट रहे थे। उसके बाद कहा जाता है कि एक ऐसी जगह ये एम्बुश हो गए जहाँ की वो तो ऊंचाई पर थे और ये नीचे ज़मीन पर थे। तो मतलब ऑपरेशनली मैं कहूँगा कि फेलियर इस माने में रहा कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ने जाते हैं, आपको खबर है कि वहाँ इस क्षेत्र में वो है, पर आपका ऑपरेशन एक तो असफल रहा। उसके बाद आपको इंटेलिजेंस मतलब अभिसूचना तंत्र भी आपका इतना कमज़ोर था कि आपको ये नहीं मालूम था कि ये हिडमा और उसके साथ जो पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के लोग हैं, ये किस क्षेत्र में कहाँ छुप कर बैठे हैं, इनकी क्या योजना है, इनके पास कितने आदमी हैं, कितने हथियार हैं, उसकी कोई आपको सूचना नहीं थी। अब ऐसा साफ दिख रहा है कि ये नक्सलियों का ही बिछाया जाल था, जिसमें नक्सल कमांडर हिडमा के उस इलाके में होने की जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन लॉन्च किया और इसी में आखिरकार शनिवार को नक्सलियों के बिछाए जाल में सुरक्षा बल फंस गए। सूत्रों के मुताबिक नक्सली उसी जगह पर घात लगाकर बैठे थे जहां पर सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करना था। करीब 800 जवानों को आगे करके जब सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों को अंदाजा भी नहीं हुआ कि नक्सलियों ने उन्हें 3 तरफ से घेर लिया है। दोपहर 12 बजे से करीब 4-5 बजे तक दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। आमतौर पर नक्सली आईईडी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने घात लगाकर सीधे बंदूक से लड़ाई लड़ी। उनके पास लाइट मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर थे। इसी से पता चलता है कि नक्सली पूरी तरह तैयार थे और नक्सल आतंकी पूरी तरह ट्रेंड भी थे। सिक्योरिटी का चैलेंज है, इंटरनल सिक्योरिटी का, और इसको एक बाखूबी से और फोकसनेस से इसको डील करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको याद होगा कि पिछले 10 दिन पहले 23 मार्च को नारायणपुर में एक आईडी जिसके अंदर में 5 डीआरजी के शहीद हुए थे जवान,
और पिछले साल भी 21 मार्च को निम्पा इलाका के अंदर में एम्बुश था। छत्तीसगढ़ के 27 डिस्ट्रिक्ट में से 14 डिस्ट्रिक्ट में एलडब्ल्यूई का इफेक्ट है और इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सिक्योरिटी ग्रिड इस इलाके पे और भी पुख्ता करें ताकि इस प्रकार के इंसिडेंट ना हो। इस हमले में सीधे सीधे ऑपरेशन की प्लानिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि नक्सलियों के मौजूद होने की ठोस जानकारी होने के बावजूद उनके ट्रैप में आना और इतनी बड़ी संख्या में जवानों का घायल होना और शहीद होना, इसे बड़ी चूक ही कहा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक हमले में घायल कुछ जवानों की मौत तो डिप्रेशन से हुई। कुछ जवानों ने अपने घायल साथियों को ले जाने के लिए खाने पीने का सामान हटाकर वजन हल्का किया था, लेकिन जब तक एनकाउंटर चला तब तक पानी की कमी हो गई। सुरक्षा बलों और नक्सलियों की ये मुठभेड़ इतनी करीब से हुई कि एक घायल जवान का नक्सलियों ने सिर भी काट दिया। करीब 2 किलोमीटर के इलाके में सुरक्षा बलों के जवान नक्सलियों के बड़े हमले में घिर गए थे और जगह जगह शहीद जवानों के शव पड़े थे। ये सब तब हुआ जब 10 दिन पहले ही नक्सलियों के फुल एक्टिव होने का पता चला था, जब छत्तीसगढ़ के ही नारायणपुर में नक्सलियों ने आईईडी से जवानों की बस उड़ा दी थी। 10 दिन में दूसरा बड़ा हमला हुआ है और इसी पर छत्तीसगढ़ के सीएम भी घिरे हैं कि वो करीब 3 हफ्ते से असम में प्रचार करने में बिजी है। जो लगातार छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की नक्सली घटना हो रही है, लगातार इस हमले में हमारे जवान की शहादत हो रही है, मगर छत्तीसगढ़ पुलिस हाथ में हाथ धर बैठी है। न कोई कार्य योजना, न कोई चर्चा, न किसी प्रकार के गंभीर कदम उठाए गए हैं। हमारे जवानों की शहादत से प्रेरणा लेके कम से कम अब कोई ठोस कार्रवाई आगे करे। इन राजनीतिक हमलों के बीच सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ वापस लौटे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी असम में 3 रैलियां करनी थी, लेकिन वो रैलियां छोड़कर गुवाहाटी से सीधे दिल्ली में बड़ी मीटिंग करने के लिए लौट गए। आज उन्हें असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए प्रचार करना था। आज हेमंत बिस्वा शर्मा के क्षेत्र में मैं मतदाताओं को अपील करने आया था, उनसे बात करनी थी, मगर मीडिया के माध्यम से मैं उनको अपील करता हूं कि विगत 5 साल में सर्बानंद जी और हेमंत ने आसाम को विकास के रास्ते पर चढ़ाया है। अब चाहे देश के गृह मंत्री हो या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम, प्रचार के बीच उठे सवालों को लेकर राजनीति चलती रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल नक्सली आतंक से निर्णायक लड़ाई का है। इतने भयावह हमले से समझा जा सकता है कि नक्सलियों की चुनौती आज भी मामूली नहीं है और ये देश के लिए बड़ा खतरा है। असम से वापस लौटे दिल्ली गृह मंत्री अमित शाह ने आते ही रिव्यू मीटिंग शुरू किया है और उसमें वो तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। एक बड़ा तगड़ा झटका लगा है सिक्योरिटी फोर्सेस को। 22 जवान इसमें मारे जा चुके हैं और एक की बॉडी अभी मिलनी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आगे की रणनीति क्या होगी। फिलहाल गृह मंत्रालय उम्मीद कर रहा है कि ज्यादा एजेंसियां मिलकर एक रिपोर्ट बनाएंगी, पर सबसे बड़ी रिपोर्ट है वो जो डीजी छत्तीसगढ़ से आएगी, जो कि समीक्षा करेगी और बताएगी कि आखिरकार इनकाउंटर में क्या हुआ और क्या गड़बड़ी हो गई। कैमरा पर्सन शकील अहमद के साथ कमलजीत संधू, दिल्ली, आज तक। हालांकि सीआरपीएफ का यह कहना है कि इस हमले को लेकर खुफिया जानकारी में कमी होना या ऑपरेशन में नाकामी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस फेलियर होता तो सुरक्षा बल नक्सल ऑपरेशन के लिए नहीं जाते और ऑपरेशन में नाकामी होती तो बड़ी संख्या में नक्सली मारे नहीं जाते। सीआरपीएफ ने कहा है कि ठीक तरह से संख्या बताना तो अभी संभव नहीं, लेकिन 2-3 नहीं बल्कि 3 से ज्यादा ट्रैक्टर्स में नक्सली अपने लोगों के शव भर कर ले गए और कम से कम 25 से 30 नक्सली इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। खबरदार में अब हम बात करेंगे बंगाल चुनाव की। 6 अप्रैल को तीसरे चरण का बंगाल में मतदान होना है, मगर इस मतदान से पहले राजनीतिक तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तीसरे फेज से पहले एक और मुद्दा बहुत तेजी से उछल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदी ओ दीदी वाले बयान को टीएमसी ने बंगाल की महिला सम्मान से जोड़ दिया। अब सवाल उठाए कि रैलियों में प्रधानमंत्री का दीदी कहकर व्यंग करना अपमानजनक है। टीएमसी को प्रधानमंत्री की दीदी बोलने की शैली पर ही आपत्ति है। टीएमसी ने कहा है कि एक महिला मुख्यमंत्री के लिए इस अंदाज में बोलना बिल्कुल भी ठीक नहीं। टीएमसी सांसदों ने इसे अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री की तरफ से बताया, तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, प्रधानमंत्री ने सिर्फ दीदी बोला है और टीएमसी इससे बौखला गई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज, तंज के साथ दीदी बोलने की शैली। दीदी, ओ दीदी। बंगाल की चुनावी रैलियों में पीएम के ममता पर व्यंग के इस अंदाज में दीदी बोलना समर्थकों को बहुत भाता है। बार बार, हर बार, लगभग हर रैली में पीएम ममता बनर्जी को ऐसे ही पुकारते हैं। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी। दीदी बोलते ही भीड़ भी मानो उछल पड़ती है। कांथी की रैली में पीएम ने खुद ही बता दिया था कि वो बार बार दीदी कहकर ममता को क्यों पुकारते हैं। तो मैं दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। ओ दीदी, जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। लोकेरा आपना के दौरजा देखा बे। दीदी, ओ दीदी। अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो। अगर देख सकती हो तो देख लो। टीएमसीआर का खेला शेष हो गए। 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के दीदी बोलने का ये स्टाइल टीएमसी को बिल्कुल रास नहीं आया। पार्टी के नेता भड़क गए। कोलकाता में महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की शैली की नकल उतारी और समझाया कि आखिर क्यों पीएम की ये शैली गलत है। আমার পাশে শশীদি বসে আছেন, আমি ওনাকে বলছি বা কোথাও গিয়ে বললাম, শশীদি আপনি কেন এটা করেননি? ঠিক আছে, এবার যদি আমি বলি শশীদি, ও শশীদি আপনি কেন এটা করেননি? আপনার তো এটা করা উচিত হয়নি। ও শশীদি, আপনারা বলেন ডিফারেন্স আছে কিনা? टीएमसी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री महिला मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए जिस टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी उम्मीद प्रधानमंत्री से हरगिज नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, और कहते हैं, दोबारा मुझे कहने में भी शर्म होती है, जिस तरीके से, जिस अंदाज में दीदी, ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। दीदी वो शब्द है जो बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पहचान है। बंगाल में ममता दीदी के नाम से ही पुकारी जाती है, लेकिन जब पीएम मोदी उसी शब्द और सम्मान को व्यंग्य वाक्य में लपेटकर ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओ दीदी, तो टीएमसी को ये अपमान लगता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे सड़क छाप भाषा कहा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, पीएम का ये टोन ममता के साथ बंगाल की महिलाओं का अपमान है। तो बीजेपी ने पलटवार किया, कहा टीएमसी अपना आपा खो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी इज्जत के साथ बहन को आदर सूचक ढंग से ही कहा है, लेकिन टीएमसी अपना आपा खो बैठी है। टीएमसी हैज लॉस्ट द मेंटल बैलेंस, और वह अपना आपा खोने के साथ साथ क्या इशू उठाना, क्या नहीं उठाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इसमें विवेक बहुत कम रह गया है। टीएमसी ने बंगाल अस्मिता को सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना लिया है। दावा है कि बंगाल की संस्कृति को बीजेपी के नेता नहीं जानते, ना ही समझते हैं। बीजेपी बंगाल के बाहर के लोगों की पार्टी है। टीएमसी प्रधानमंत्री के दीदी बोलने के व्यंग को बंगाल की महिलाओं से जोड़कर इसी बंगाल अस्मिता के जरिए घेराबंदी कर रही है। ममता अपनी हर रैली में यही समझा रही हैं,
बंगाल को बंगाली चलाएंगे, वही संभालेंगे जो बंगाल की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। ये जे आमार बंगभूमि, आमार राज्य भूमि, आमार बांग्ला भूमि, সেই বাংলাকে গুজরাটিরা দখল করতে চায়, সেই বাংলাকে বিহারের গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে চায় বিজেপি, উত্তরপ্রদেশের বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে চায়। আমরা গুজরাটকে বাংলা চালাতে দেব না, বাংলা বাংলায় থাকবে, বাংলা বাংলায় থাকবে, বাংলা বাংলায় থাকবে। अलग बात है कि उन्होंने मेरे नाम के साथ बड़े अलंकार जोड़े हैं और उस अलंकार के साथ भी मैं उनके प्रति आदर ही रखता हूं, क्योंकि बंगाल की संस्कृति तो हम जीते हैं, वो नहीं जीती है, क्योंकि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है जैसे उन्होंने जिस तरीके की वो राजनीति कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अब कई बार लोग मैच हारने लगते हैं तो कोई ताली पीट देता है तो उससे लड़ने लग जाते हैं कि ताली क्यों पीट रहे हो, तो इसे ऐसा ही कुछ है। बीजेपी की बढ़ती ताकत से बेचैन ममता ने घरेलू और बाहरी का ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट बेहद मुश्किल है। अपनी पहचान, संस्कृति और अस्मिता को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग बेहद सजग और संवेदनशील हैं। वहीं बीजेपी बार बार बंगाल की जनता को ये याद दिला रही है कि उनकी पार्टी की स्थापना एक बंगाली यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वैसे ये अपमान बनाम सम्मान की लड़ाई तीसरे चरण से किसे फायदा पहुंचाएगी और किसके हाथ हताशा लगेगी, ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में तीसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार तो थम गया, लेकिन उससे पहले आज ममता और योगी ने प्रचार में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। दरअसल तीसरे चरण की वोटिंग वाले इलाके टीएमसी के गढ़ हैं। पिछले चुनाव में 31 सीटों में 29 सीटों पर यहां टीएमसी का कब्जा था। ममता अपने इस गढ़ को बचाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाए हुए हैं। वहीं बीजेपी सेंध लगाने की पूरी कोशिश में है। हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल घरे घरे, আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, সবার মোরা ভালো করি। बंगाल के चुनावी संग्राम में धार्मिक घोष की गूंज हर खेमे में है। बीजेपी जय श्री राम का जय घोष कर रही है। ममता दीदी की चुनावी रैलियों में चंडी पाठ। मंच कोई भी हो, रैली कहीं भी हो, ममता माँ दुर्गा, माँ काली के मंत्रों का जाप करना नहीं भूल रही। भक्ति से शक्ति हासिल करने की इस होड़ में अब ममता भगवान कृष्ण को भी याद कर रही। हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल घरे घरे, আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি, সবার মোরা ভালো করি। हिंदुत्व बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के हिंदू वोटरों को रिझाने में कामयाब रही बीजेपी इस बार भी वही कमाल करने की रणनीति से उतरी है। बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ बंगाल में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कल योगी आदित्यनाथ ने हावड़ा और उलबेरिया में रोड शो किया तो आज हुगली में थे। कल राम के नाम पर टीएमसी को घेरा, आज कह गए राम ही नहीं दुर्गा पूजा में भी रोड़ा अटकाती हैं ममता। जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। सरस्वती पूजा में रोक लगानी है और जो सरस्वती पूजा करते हैं तो लाठीचार्ज करवा देती है। उनको तो ये चिंता होती है कि ईद में इफ्तार की पार्टी होगी लेकिन दुर्गा पूजा नहीं होने देती है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों की आंच से झुलसी टीएमसी सारा खेल देख रही है, लिहाजा सॉफ्ट हिंदुत्व का दांव ममता ने भी चल दिया है। कमोबेश हर रैली में सीएम का चंडी पाठ बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को जवाब है। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी
গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দিনার্থ পরিত্রাণ পরায়ণে সর্বশক্তি হরে देवी नारायणी नमस्तुते। हिंदुत्व के जोर आजमाइश के लिए 2019 के चुनावी नतीजों को समझना होगा। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी को 18 सीटें और ममता को 22 सीटों पर जीत मिली थी। अगर हिंदू वोटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 57% वोट गए। यही वजह है कि ममता ने अपनी रणनीति बदल ली। আমরা দুর্গা পূজা করি, মা বোনেরা কালী পূজা করি, লক্ষ্মী পূজা করি, সরস্বতী পূজা করি, জগদ্ধাত্রী পূজা করি। ওদের বলুন তোরা তো মা দুর্গাকেও গালাগালি দিস। মা দুর্গাকে পুজো করেছিল স্বয়ং রামচন্দ্র, তার নাম নিয়ে রাম নাম করিস, আর মা দুর্গাকেও তোরা গালাগালি দিস। তোদের লজ্জাও করে না, তোরা অ্যান্টি উইমেন। बीजेपी की बिछाई बिसात पर खेल के दौरान ममता इस बात को भी लेकर सतर्क हैं कि कहीं उनका हिंदू प्रेम मुसलमान वोटरों को खफा न कर दे। लिहाजा वोट और सत्ता वापसी की इस दौड़ में ममता संतुलन करती दिख रही। আমি হিন্দু ভাই বোনদেরও বলবো, একদম বিজেপির কথা শুনে হিন্দু মুসলমান করবেন না। দেখুন আমি তো আমার সংখ্যালঘু ভাই বোনদেরও বলেছি, ওদের মধ্যেও একটা দুটো বদমাশ মির্জাফর আছে, আমাদের মধ্যেও আছে। আমাদের মধ্যে মির্জাফর কম আছে, আমাদের মধ্যে গদ্দার কম আছে। আজকে বিজেপির কারা সব ক্যান্ডিডেট তারকেশ্বরে কাউকে পেল না, নিয়ে এলো দিল্লি থেকে। हिंदू मुसलमान के साथ बंगाल में बाहरी और गुंडों को लेकर भी जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। ममता लगातार बीजेपी पर बाहर के गुंडों को लाने का आरोप मढ़ रही हैं। तो बंगाल पहुंचे योगी ने ममता राज की गुंडागर्दी का यूपी मॉडल से इलाज करने का ऐलान किया। बंगाल में उगाही और सिंडिकेट वाले कथित ऑडियो ट्यूब को लेकर घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता के इलेक्शन मैनेजर प्रशांत किशोर तक की जांच की मांग की है। सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं अपना अंडरस्टैंडिंग रखा कि ममता बनर्जी एक इतना बड़ा लाइन खींचती है ऊपर जाने की, अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा लाइन नीचे खींच देता है। बंगाल में सिंडिकेट का ऑडियो सबूत कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक 2 साल 2.5 साल 35 उस तक पहुंच जाता था हर बंदा। बंगाल में ममता सरकार पर सिंडिकेट और कटमनी का आरोप लगाने वाले बीजेपी के हाथ जैसे अलादीन का चिराग लग गया हो। चुनावी दौर में 2 लोगों की फोन पर बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है जिसमें ममता, अभिषेक, सिंडिकेट जैसे भारी भरकम नाम लिए जा रहे हैं। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ उसमें इस जो बिग करप्शन है ये पूरा बंगाल की और इंडिया की सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया है। बीजेपी का आरोप है कि कटमनी और उगाही का ये पैसा बंगाल में ममता के प्रचार अभियान तक पहुंच रहा है। मांग की जा रही है कि प्रशांत किशोर की भी जांच होनी चाहिए। उसका रुपया भी एक कोल और गाय तस्करी से पेमेंट हुआ, यह हम लोग का एलिगेशन है। इसको भी जांच होना चाहिए। जो एक एजेंसी जो पूरा के पूरा 1.5 साल से टीएमसी का पूरा कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका रुपया भी इस तरीके से गया। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि आज तक इस टेप की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता। आज तक ब्यूरो। बंगाल में तीसरे दौर के चुनाव के पहले कोलकाता के मशहूर दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। उनसे बात की चित्रा ने। कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। धर्मेंद्र प्रधान जी माता काली के दर्शन करके यहां पर लौट कर आ रहे हैं और अब 2 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद 6 चरणों के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। मां काली का आशीर्वाद मिलेगा?
माँ काली के आशीर्वाद सदैव बंगाल की जनता के ऊपर है, देश की जनता के ऊपर है। असल परिवर्तन होगा, सोनार बंगाल होगा। प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन वाला थ्योरी चल चुका है और अगले 6वां चरण तक ये चलेगा। 2 मई को कमल खिलेगा, ये निश्चित है। 2 चरण के इलेक्शन के बाद बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है? हम पूरा का पूरा सीट जीत रहे हैं। हमारी प्रतिपक्ष घबरा गया है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, गाली गलौज पे उतर के आ रहे हैं, अल्पसंख्यक बात पे चढ़ चुके हैं। आप लोगों ने एक ऑडियो टेप भी जारी किया अभिषेक बनर्जी, जिसको लेकर बार बार बीजेपी निशाना साध रही है। कटमनी को लेकर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी। देखिए, ममता दीदी की भाईपो अभिषेक बनर्जी बंगाल की हितों को अनदेखा कर रही है। वो बंगाल की युवाओं की अधिकार को छीन के उनकी अधिकार के पैसे को तोलाबाजी करके अपनी जेब में भर रही है। जेल जाना तय है। एक चीज और बताइए, यहाँ पर चूंकि माता काली के मंदिर परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, दीदी जब चंडी पाठ करती हैं तो बीजेपी नेताओं को बहुत दुख होने लगता है। आप लोग खुद मंदिर मंदिर दर्शन करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना बंगाल की जनता। चित्रा जी, हम तो किसी की कोई भी अपने आत्मा को संतोष देने के लिए चंडी पाठ करे, सरस्वती वंदना करे, माँ की शरण में आए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक मूल विषय है, किसने जय श्री राम नारा को गाली कहा था? जब नेताजी की जन्म जयंती के अवसर पे जनता ने जय श्री राम की नारा पे ग्रीटिंग किया मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, ममता जी ने कहा ये हमको अपमानित कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो। रामकृष्ण जी की जन्मभूमि पे मैं तो आज सौभाग्यशाली हूं, मैं आया हूं दक्षिणेश्वर काली मां का आशीर्वाद लेने। यही संत के नाम राम और कृष्ण दोनों है। ऐसे नामों को आप गाली मानते हो और आप ये कहते हो हमको सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए। मैं तो दीदी को ये अनुरोध किया हूं, नंदीग्राम में भी किया हूं, दीदी चुनाव हार जाओगी, हारना तय है, जय जगन्नाथ आपको कहना पड़ेगा। अब जय जगन्नाथ कहिए, पूरी में आके आप विश्राम करें, हम उसकी चिंता करेंगे। पूरी बुला रहे हैं आप ओडिशा? बिल्कुल, आप आइए। बंगाल की सब जनता जगन्नाथ जी के भक्त होते हैं, वो आए, पूरी में दर्शन करे और भगवान की शरण में रहे, वो भी जय जगन्नाथ भी बोले। धर्मेंद्र प्रधान जी की नजर चूंकि उड़ीसा पर भी है, एक आखिरी सवाल, आखिरी ये 6 चरणों के चुनाव के लिए कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लोगों के बीच? देखिए, विकास ही प्रमुख मुद्दा है, डबल इंजन ही प्रमुख मुद्दा है, सोनार बंगाल ही प्रमुख मुद्दा है। जो बंगाल देश को नेतृत्व कभी करता था, जो बंगाल देश की अर्थनीति का केंद्र स्थल था, वो बंगाल की बदहाली, 34 साल की लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, बाद में पिछले 10 साल की ममता जी की गुंडा राज, ये दोनों ने विकास को पटरी से उतार दिया है। हमारी प्रमुख मुद्दा है सबके साथ, सबके विकास, सबकी विश्वास, डबल इंजन। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी। इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या इसमें बीजेपी बंगाल में कमल खिला पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है।